एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डाक टिकटों पर चित्रकला के इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कवर करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में पेंटिंग के साथ साथ कलाकार के बैकग्राउंड को भी कवर किया है। इस टॉपिक में भी हम लोग पेंटिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को कवर तो करेंगे ही साथ उस कलाकार के महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो सोर्स हैं आप लोगों को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की मैगजीन समकालीन कला से लिया जा रहा है, और वहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटें होती हैं वो आप लोगों के एक एथेंटिक होती है। तो आप लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग भारतीय कलाकारों के साथ साथ वेस्टर्न आर्ट के कलाकारों को भी हम लोग देखेंगे जो भारतीय डाक टिकट पर स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असित कुमार हलदर की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? ऑप्शन के रूप में मेघदूत, कच्छ देवयानी, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ और प्रारब्ध दिया गया है। तो ये जितने भी ऑप्शन में आप लोगों को पेंटिंग दिख रही है वो सभी असित कुमार हलदर जी के द्वारा निर्मित की गई है, चाहे वो मेघदूत हो, कच्छ देवयानी हो, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ हो और प्रारब्ध हो। तो जो लोग नहीं जानते हैं उसको नोट करेंगे। ये आप लोगों को पिक के माध्यम से जो पेंटिंग प्रोवाइड की जा रही है, इस पेंटिंग का जो शीर्षक है वो है घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहने का तात्पर्य कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। तो ये आप लोग बुद्ध को समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पुट कब किया जा सकता है कि घायल पक्षी के साथ बुद्ध, या बुद्ध घायल पक्षी के साथ, या घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। अगर हम लोग बात करें असित कुमार हलदर की, तो असित कुमार हलदर बंगाल शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और इनका 3 राज्यों के प्रिंसिपल का दायित्व भी इन्होंने संभाला था। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि असित कुमार हलदर ने जो सर्वप्रथम कार्य किया वो जयपुर राज्य में, दूसरा इन्होंने जो काम किया आप लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इनकी थी वो उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों के महत्वपूर्ण कला विद्यालयों में इन्होंने अपनी सेवा दी थी, लेकिन जो सबसे अधिक जो सेवा दी थी वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दिया था। इन्होंने यहाँ पर 1925 ईस्वी में एक प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ किया, और बंगाल शैली के जो चित्र थे वो उन्होंने अपने शिष्यों को फैलाया था। असित कुमार हलदर जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 1890 ईस्वी में कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल के जोड़ा साको में। इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1964 में होती है, अर्थात 1964 ईस्वी में होती है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इन पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। ये असित कुमार हलदर जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है और जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि सैलोज मुखर्जी की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? सैलोज मुखर्जी सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रसिद्ध बंगाल शैली के कलाकार रहे हैं, और इनकी पेंटिंग को भारत सरकार ने जो डाक टिकट पर छापा वो आप लोगों के बैकग्राउंड में दिख रहा है। पेंटिंग का शीर्षक क्या है? द मास्क्यू, कुएं, चुंबन और पतझड़ की तूफानी रात। तो इस पेंटिंग का जो शीर्षक है वो है द मास्क्यू। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मास्क्यू बना हुआ है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा है ये 2 महिलाएं हैं। ऑप्शन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि 2 महिलाओं के साथ मास्क्यू किसकी पेंटिंग है, तो वो पेंटिंग है सैलोज मुखर्जी की, या द मास्क्यू किसकी पेंटिंग है तो वो है सैलोज मुखर्जी की। तो आप दोनों पॉइंटों को कवर करिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सैलोज मुखर्जी का, तो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, और इनका जन्म जो होता है वो
1906 अर्थात 1906 ईस्वी में कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। इसको नोट करेंगे। और इनकी मृत्यु बहुत ही अल्प अवस्था में एक्सीडेंट में हुई थी, ऑटो एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी 1960 में। अर्थात इस सेंटेंस को अगर पलट दिया जाए तो ये इनकी मृत्यु भी बन जाती है, अर्थात 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग सैलोज मुखर्जी को देखिएगा और इनकी जो पेंटिंग है 10 मास्क्यू उसको भी समझिएगा। साथ ही साथ ऑप्शन में जो दिए गए हैं कुएं, ये भी सैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है। चुंबन भी सैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है। और पतझड़ की तूफानी रात भी सैलोज मुखर्जी की इंपॉर्टेंट ये पेंटिंगें हैं। तो सैलोज मुखर्जी से बनने वाले जो भी 4 पेंटिंगें हैं, द मास्क्यू, कुएं, चुंबन और पतझड़, इन्हें आप लोग नोट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने राजा रवि वर्मा के इंपॉर्टेंट उस पॉइंट को कवर किया, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट उनकी पेंटिंगें हैं जिसको भारतीय डाक टिकट पर स्थान दिया गया, क्योंकि राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध आधुनिक तैल चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रसिद्धि भारतीय कला के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट टॉप 1 पर रही है। और इनकी पेंटिंगों को भारतीय घरों में जो पहुंचाने का दायित्व था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और विदेश स्तर पर पूरे विश्व में इनके माध्यम से जो भारत की कला को जो एक पहुंच बनी वो भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इनकी भारत की कला पर एक महत्वपूर्ण समझ होने के कारण इनका स्थान हमारे भारतीय डाक टिकट पर दिया जाता है। तो उन महत्वपूर्ण पेंटिंगों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है दमयंती और स्वान, इसको हम लोगों ने कवर किया। बादलों से प्रार्थना, ये भी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, ये भी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। और उपयुक्त में से सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दुष्यंत को पत्र लिखती तो शकुंतला, जो कि आप लोगों को बैकग्राउंड में ये पिक दिखाई जा रही है, ये दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो कि आप लोग जो कालिदास की बहुत फेमस है शकुंतला, उसके आधार पर राजा रवि वर्मा ने इसको क्रिएट किया था। और इस बैकग्राउंड में कितनी सुंदरता के साथ इस पेंटिंग को प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए भारतीय डाक टिकट पर इसको स्थान दिया गया। तो शकुंतला राइटिंग जो लेटर दुष्यंत का ये जो टॉपिक है इसको कवर करिएगा। दूसरी जो पेंटिंग रही है आप लोगों को वो है बादलों से प्रार्थना, अर्थात स्प्रेडिंग विद द क्लाउड। ये किसकी है? कालिदास के मेघदूत पर संबंधित ये पेंटिंग इसको निर्मित किया था राजा रवि वर्मा ने। तो ये भी डाक टिकट पर प्राप्त होने वाली ये पेंटिंग है। और दमयंती और श्वान, जो कि ये पेंटिंग आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रही है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग कवर करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे दमयंती और श्वान बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बादलों से प्रार्थना और शकुंतला जो है वो दुष्यंत को पत्र लिखती, ये भी सभी पेंटिंग है, तो इसको नोट करिएगा। राजा रवि वर्मा के जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड थे वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। अगली है कि नंदलाल बोस की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। आप लोगों ने बैकग्राउंड में देखा, ये हैं नंदलाल बोस जी, और इनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिफाइन किया कि इनकी एक पेंटिंग थी जो कि गरुड़ थी, जिसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। लेकिन नंदलाल बोस जी की एक और पेंटिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारतीय डाक टिकट पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है डांडी मार्च, बसंत, प्रतीक्षा और सरस्वती। ये जितने भी ऑप्शन में आप लोगों को दिए गए हैं ये सभी नंदलाल बोस जी की पेंटिंगें हैं। लेकिन इन पेंटिंगों में वो कौन सी पेंटिंग है जो कि डाक टिकट पर स्थान प्राप्त कर चुकी है, तो वो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रतीक्षा। इसको आप लोग नोट करेंगे, अर्थात सी इज राइट आंसर। और आप लोगों को इस बैकग्राउंड में प्रतीक्षा दिख रही है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पहली भारतीय महिला का आत्मचित्र भारतीय डाक टिकट पर छपी। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहली भारतीय महिला का बात,
और आत्मचित्र अर्थात व्यक्ति चित्र अर्थात पोर्ट्रेट के बारे में बात किया जाता है। भारतीय डाक टिकट पर स्थान प्राप्त की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये जो पहली भारतीय महिला थी जिसको भारत सरकार ने डाक टिकट पर छापा वो थी मीराबाई, अर्थात 15 और 16 सेंचुरी की ये बहुत ही फेमस नायिका रही हैं मीराबाई, तो इनको नोट करेंगे। और अगर बात करें हम लोग मीराबाई जी के, तो यहाँ पर जितने भी पेंटिंगें दी गई हैं लक्ष्मीबाई, मीराबाई, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मीराबाई हो जाएगा, अर्थात बी इज राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारे आर्टिस्ट रहे हैं जर्मनी के किस कलाकार का आत्मचित्र भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंटें, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से न्यू कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम से ध्यान में रखते हुए वो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। यह एक ऑथेंटिक चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ आर्ट दिया जाता है। देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रूबेन एंड राफेल। तो आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये पेंटिंग जो बनी हुई है ये रूबेन्स की है। तो यहाँ से रूबेन्स आए हुए हैं, ये वेस्टर्न आर्ट के अर्थात पश्चिमी कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इनके प्रमुख बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि ये जर्मनी की बात की जा रही है तो इनका जन्म जो है वो जर्मनी में होता है। तो रूबेन्स कहाँ के हैं, तो वो जर्मनी के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और इसके व्यक्ति चित्र को भारतीय डाक टिकट पर छापा गया था, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रूबेन्स। इसको नोट करेंगे। रूबेन्स के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अगर हम लोग बात करें तो रूबेन्स वेस्टर्न आर्ट के किस कला आंदोलन से संबंधित थे, तो इनका संबंध जो था वो किससे था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बरोक शैली से इनका संबंध था। और इनका जन्म कब होता है, तो यहां पर देखिए ये एथेंटिक डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को दिया जा रहा है, अर्थात इनका जन्म जो होता है 1577 अर्थात 1577 में इनका जन्म होता है। कहां पर, जर्मनी में। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1640 ईस्वी में होती है। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फड़ शैली की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। ये फड़ शैली आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन के रूप में दिया गया है देवनारायण, पापूजी, नाथद्वारा और कल्की देव। देखिए ये जितने भी फड़ चित्रों का जो प्रारंभ देखने को मिला, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं भारत की कला में, वो राजस्थान से रिलेटेड हैं। कहाँ से रिलेटेड हैं, राजस्थान से। इनको आप लोग नोट करेंगे, राजस्थान से। लेकिन ये जो भारतीय डाक टिकट पर जो स्थान प्राप्त होने वाली फड़ चित्र जो स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जानी जाती है वो देव नारायण जी की थी। यहां पर याद रखिएगा देव नारायण, अर्थात ए इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देव नारायण जी के ये फड़ चित्र को स्थान दिया गया था, तो राइट आंसर कवर करिएगा। इस फड़ चित्र को अर्थात देव नारायण जी के इस फड़ चित्र को किस कलाकार ने बनाया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फड़ चित्र को बनाने वाले जो राजस्थान के बहुत ही फेमस कलाकार थे वो कौन थे, तो वो थे श्री गोवर्धन लाल जोशी जी। इन्हीं के द्वारा ये देव नारायण जो पेंटिंग है उसको निर्मित किया गया था फड़ चित्रों पर अर्थात स्क्रोल पेंटिंग पर, जो कि भारत सरकार के डाक टिकट पर स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कलाकार श्री गोवर्धन लाल जोशी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मेवाड़ की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। देखिए ये बैकग्राउंड में आप लोगों को मेवाड़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्यों एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है? क्योंकि इस पेंटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा ये बहुत ही प्रमाणित पेंटिंग है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है रसिक प्रिया, भागवत पुराण, मारू रागनी और बिहारी सस्सरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग समझ चुके हैं, मारू रागनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, अर्थात सी इज राइट आंसर। अगर इस पेंटिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो वो थे शाहबुद्दीन। और ये राजस्थान की उप शैली जो थी वो मेवाड़ शैली में बनी हुई है। शाहबुद्दीन के ये प्रसिद्ध जो कृतियां हैं उनको भी याद रखिएगा। और ये पेंटिंग जो मानी जाती है ये 18वीं सदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि ये पेंटिंग को बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रुप की पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। यहाँ पर देखिए ये बातें पुटअप किया जा रहा है कि भारत में प्रसिद्ध कला आंदोलन हुए, प्रसिद्ध ग्रुप बने, तो उनमें से वो कौन सा ग्रुप था। देखिए यहाँ पर ग्रुप की बात की जा रही है, भारतीय टिकट पर स्थान प्राप्त किया। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि बम्बई आर्ट सोसाइटी, इसको आप लोग नोट करिएगा। ऑप्शन में दिया गया है बम्बई आर्ट सोसाइटी, दिल्ली शिल्पी चक्र, कलकत्ता और पैग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन है कि किस घनवादी कलाकार के आत्मचित्र भारतीय डाक टिकट पर छपे। आप लोग ऑप्शन के रूप में देख चुके हैं। यहाँ पर पिकासो, ब्राग, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो भारतीय डाक टिकट पर जिस घनवादी कलाकार को स्थान दिया गया था वो भारत के प्रसिद्ध घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जोड़ा साँको से रहा है। और इनका जन्म जो दिया गया है वो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है, जो कि भारत के प्रसिद्ध प्रथम घनवादी कलाकार माने जाते हैं। और इनका जन्म जो होता है कब होता है, तो 1867 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1938 में होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो साक्ष्य दिया गया है वो साक्ष्य कह रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाईलाइटेड आप लोगों को किया है। तो इस ऑथेंटिक डेट को आप लोग नोट करेंगे कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर का डेट ऑफ बर्थ क्या है। और भारत के प्रथम घनवादी क्वेश्चन पुशअप कर लिया जाता है कि भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कौन हैं, तो वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। अब क्यों इनको स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये भारतीय डाक टिकट पर स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार भी हैं, इसीलिए इनको स्थान दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन में चाहे पिकासो हो, चाहे ब्राक हो, चाहे गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो, ये सभी घनवादी कलाकार हैं, लेकिन आत्मचित्र जो भारतीय डाक टिकट पर प्राप्त करने वाले कलाकार थे वो थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी कलाकार के आत्मचित्र भारतीय डाक टिकट पर छपे। ऑप्शन के रूप में ईबी हैवेल, निकोलस रोरिक, माइकल एंजेलो और पिकासो दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आप लोग बैकग्राउंड में देख चुके हैं, निकोलस रोरिक, अर्थात बी इज राइट आंसर। यहाँ पर निकोलस रोरिक दिए गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप क्यों किया जाता है कि ये अपने माउंटेन सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और इन्होंने जो भी सीरीज निर्मित किया है वो भारत की कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूसी मूल के कलाकार हैं, ठीक है, रूस के ये कलाकार हैं, लेकिन जब इन्होंने भारत में चित्रण करना प्रारंभ किया तो यहीं के वो हो लिए, अर्थात ये रूसी मूल के भारतीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात इनको हम लोग विदेशी कलाकार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन भारत की जो डाक टिकट है उस पर इनको स्थान दिया गया था इनके
व्यक्ति चित्र को स्थान दिया गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है। तो आप लोग निकोलस रोरिक जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भित्ति चित्र पर भारतीय डाक टिकट छपी। यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, ये भित्ति चित्र है और ये विश्व डाक संघ जो कि 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये जो है इसका डेट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिया गया है। ये जो राठवा भित्ति चित्र है, राठवा वॉल पेंटिंग, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार ने इसको जो स्थान दिया था वो 1999 में दिया था। और ये क्या है, एक वॉल पेंटिंग है अर्थात भित्ति चित्र है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राठवा। यहाँ पर देखिए किस भित्ति चित्र पर भारतीय डाक टिकट छपी, राठवा, वर्ली, A+B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, देखिए भारतीय डाक टिकट पर वैसे राठवा भी छपी है, वर्ली भी छपी है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो A और B दोनों हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में तो राठवा भित्ति चित्र को दिखाया है, लेकिन वर्ली को भी आप लोग याद रखिएगा। और ये वर्ली पेंटिंग जो कि है वो भी मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ली जो है वो कहाँ की लोक कला है, तो इसका सही जवाब जो हो जाता है महाराष्ट्र की। इसको आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस जो एग्जीबिशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उस पर किस लोक कला पर भारतीय डाक टिकट छपे थे, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर बैकग्राउंड में देखिए ये कितनी सुंदरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था उस पे भारतीय डाक टिकट को छापा गया था और इस पे जो भारतीय गायें हैं उनको सुंदरता के साथ प्रेजेंट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस पर। और ये जो छपा है ये राजस्थान की। अगली पॉइंट जो है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर भारतीय डाक टिकट चित्र छपी। ऑप्शन के रूप में दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे और मंगल पांडे। यहाँ पर याद रखिएगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आप लोग जानते हैं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय डाक टिकट पर जो स्थान दिया गया था, जिनके चित्रों को छापा गया था, वो रानी लक्ष्मीबाई के भी चित्र छपे हुए थे, बेगम हजरत महल के भी चित्र छपे हुए थे, तात्या टोपे के भी चित्र छपे हुए थे, बहादुर शाह जफर के भी चित्र छपे हुए थे, मंगल पांडे के भी चित्र छपे हुए थे और नाना साहब के भी चित्र छपे हुए थे। तो इन सभी पॉइंटों को देखिए। बैकग्राउंड में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हैं, यहाँ पर बेगम हजरत हैं और अन्य को भी इस बैकग्राउंड में समाहित किया गया है, तो आप लोग इनको नोट करिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सभी लोग हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, तो इनको नोट कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के परिप्रेक्ष्य में छपा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तांडव नृत्य की मुद्रा वाली कौन सी मूर्ति डाक टिकट पर छपी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि तांडव नृत्य की मुद्रा वाली कौन सी मूर्ति। अभी हम लोगों ने पेंटिंगों पर भारतीय डाक टिकट छपा और मूर्ति कला को भी भारत सरकार ने अपने डाक टिकट पर स्थान दिया था। देखिए ये जो महत्वपूर्ण मूर्ति है जो कि आप लोग जानते हैं कि चोल काल की ये मूर्ति है, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। और ये किसकी मूर्ति है, तो ये नटराज की मूर्ति है। नट मतलब होता है शिव और राज मतलब होता है राज, अर्थात कलाओं पर जो राज करने वाले जो भगवान शिव थे, इनको सृष्टि के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी नृत्य भंगिमा जो थी वो काफ़ी सुंदरता के साथ पुटअप की जा रही है। हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में भी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया।
और ये चोल काल की किस माध्यम में निर्मित की गई ये मूर्ति थी? तो ये था कांस्य माध्यम। इस मीडियम को भी नोट करेंगे। तो तांडव की ये जो मुद्रा आप लोगों के सामने पुटअप की जा रही है, किसकी है? तांडव नृत्य मुद्रा है, जो भगवान शिव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और ये मूर्ति शिल्प है चोल काल की, जो दक्षिण भारत की मानी जाती है। यहाँ पर नटराज की ये प्रतिमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नर्तकी, नटराज, देवी और चौवरधाणी दिया गया है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा नटराज होगा, अर्थात बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमारतों की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है ताजमहल, कुतुब मीनार, बौद्ध मंदिर, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसको डबल स्टार करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब आज़ादी की दूसरी वर्षगांठ थी, अर्थात 15 अगस्त 1949 ईस्वी में, भारत सरकार ने जो अपनी डाक टिकट पर जो स्थान दिया था सर्वप्रथम, वो पुरातात्विक महत्व की इमारतें और मूर्तियों पर 16 टिकटें जो है भारत सरकार ने जारी किया था। और एक बहुत ही फेमस सिंघरा छपी थी, जिसमें से नटराज की जो तांडव की मुद्रा है उसको स्थान मिला था, जो कि ये मूर्ति थी, क्योंकि ये इमारती मूर्तियों को भी यहाँ पे समाहित किया गया था। इसके बाद जो स्थान चित्रकला को प्राप्त हुआ था, लेकिन इमारतों और मूर्तियों को जो स्थान दिया गया था वो 15 अगस्त 1949 में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा ये आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जो इमारती जो भारत की प्रसिद्ध बिल्डिंगें थी, ताजमहल को स्थान दिया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि आगरा में स्थित है। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, इसको भी स्थान दिया गया था। उसके साथ साथ जो थी बौद्ध मंदिर, जो कि बिहार के बोध गया में स्थित है, इसको भी स्थान दिया गया था। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को उन मंदिरों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अमृतसर की स्वर्ण मंदिर को भी स्थान दिया गया था, इसको याद रखिएगा। दूसरी जो थी वो एक थी पालीताना मंदिर, पालीताना मंदिर। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये पालीताना के जो मंदिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो इन सभी पॉइंटों को भी आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। पालीताना का मंदिर, अमृतसर की स्वर्ण मंदिर, बौद्ध मंदिर, कुतुब मीनार मंदिर और ताजमहल मंदिर। दोस्तों क्यों इन सभी इमारतों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की इमारतों की श्रृंखला के सीरीज के ऊपर, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भिन्न भिन्न तरह से पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो भी भारतीय डाक टिकट हुआ और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी हम लोगों ने कवर किया है। मैं समझता हूं कि इसके बाहर आप लोगों को आने वाला कुछ नहीं है। आप लोग इस वीडियो से कम आप लोग बहुत सारे कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किया है। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पेंटिंग के साथ साथ भिन्न भिन्न पॉइंटों को, भिन्न भिन्न बैकग्राउंडों को समाहित करने की कोशिश किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोगों की अगली जो सीरीज होगी वो कंटेम्पोररी आर्ट के इम्पॉर्टेंट कलाकारों के ऊपर होगी। और आप सभी लोग अगर इम्पॉर्टेंट लगे और आप लोगों के बेनिफिट लगे ये चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए मैं कंटिन्यू वीडियो तो दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरे पास समस्याएं ये है कि मेरा भी बहुत सारा कॉलेज वर्क होता है, मेरी कोचिंगें होती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बेनिफिट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम की दृष्टि से बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं। देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न बनाने में और एग्ज़ाम के
पैटर्न के अनुसार आपकी एग्ज़ाम के पेपर को सेट करने में जो हमारा एक दायित्व है, चाहे वो किसी भी टीचर का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी आर्ट में पढ़ाया जाए जिसका कोई दूर दूर तक नाता ही ना हो। लेकिन आप लोग ज़रा सा कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि जितने भी मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें डिस्कस किया है वो सभी आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में या आने वाले क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को इनसे रिलेटेड आप लोगों ने कहीं ना कहीं टच जरूर किए होंगे। तो इसलिए किसी भी एक टीचर की जो वैल्यूएबल होती है, सही कंटेंट अपने स्टूडेंटों को प्रोवाइड किया, सही क्वेश्चन को जज करना और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को भी बैलेंस में लेकर चलना। और यही एक कमीशन का दायित्व होता है कि जो भी पेपर बनते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल को बैलेंस में लेकर चलना होता है। हर एक क्वेश्चन टफ नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चनों का जो लेवल होता है एक नॉर्मल से लेकर हायर होता है। लेकिन वो हायर जो क्वेश्चन होते हैं मैं आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और यही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के एग्ज़ाम को हिट करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। आप लोग कहीं भी सोर्स से पढ़ रहे हो लेकिन एथेंटिक सोर्स से पढ़िए, मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है। और 1-2 नंबर से अगर आप लोग चुकते हैं, माइनस मार्किंग से चुकते हैं, पॉइंट में चुकते हैं तो आप लोग कितनी धोखा करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक वैल्यूएबल और एक एथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करता हूं अपनी जो एथेंटिक बुकें हैं। आप लोगों को मेरा अगर सुझाव अच्छा लगा हो तो उसके लिए शुक्रिया, वरना आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम लोग एक नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।